दिवाली से दिवाली तक सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक मार्केट कहाँ भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो पिछले 20 साल से हर दिवाली पर उनका एक ही लुक रहा है, वो एज ही नहीं हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीलेश शाह, एनविजन कैपिटल के एमडी एंड सीईओ हैं ये, और ये पहले काफ़ी ऑफकोर्स ब्रोकरेज हाउस में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं। कोटक म्यूचुअल फंड में भी ये सीईओ रह चुके हैं और अब अपनी खुद की कंपनी एनविजन कैपिटल चला रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपके साथ आवाज़ पे पहली बार बात हो रही है, तो आपके समय के लिए शुक्रिया। धन्यवाद अनुज, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये आपके लिए। और पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको कई बरसों से देखा हुआ है और ऐसे बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है कि आप CNBC आवाज़ को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो आपको और आपके सारे टीम को और व्यूअर्स को दिवाली की भी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। नीलेश, तो कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर, बुलिश या फिर कॉशियस? मैं कॉशियसली बुलिश कह सकता हूँ, ज़्यादातर बुलिश। लेकिन जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जो US की परिस्थिति है, यूरोप की परिस्थिति है और बाकी जो दुनिया की परिस्थिति है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स जो भी डिसीजंस लेंगे, उससे हो सकता है कि थोड़ी कॉशन बरतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया की जो अभी प्रगति हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो इन्फ्लेशन में एक अच्छा काबू पाया जा रहा है, उससे मुझे काफ़ी एक बुलिशनेस का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इंडियन मार्केट की आउट परफॉर्मेंस रही है नीलेश, इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है जो हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी है। मतलब 2008 का टाइम आपको याद होगा कि FI सेलिंग के बाद मार्केट कितना गिर गया था। इस बार FI सेलिंग शायद उससे ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट पीक टू बॉटम सिर्फ 18% गिरा और अब तो सिर्फ 5 या 6% दूर रह गया ऑल टाइम हाई से। इसको हम कैसे समझें? एक मैच्योरिटी है रिटेल इन्वेस्टर की या कुछ और? ये 2 या 3 चीज़ है। सबसे पहली बात है कि जो हमारा अर्थतंत्र है, इकोनॉमी है, वो रिलेटिवली बहुत ही रेजिलिएंट है। काफ़ी अच्छा एक कुशन मिल रहा है। जो भी सरकार की जो नीति नियम उन्होंने जो अपनाए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है और उसी का डिविडेंड्स हमें मिल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिटेल वर्क है, जो हम जेनजी बोलते हैं, ये एक बहुत ही नया वर्क है जो बैंक के 5, 6, 7% के FD रिटर्न से खुश नहीं है। वो थोड़े रिस्क टेकिंग भी है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड भी है और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकता है, उनमें क्षमता है। और वो हमें देख रहे कि उनके जो फ्लोज है वो बड़ी मात्रा में आ रहे, बहुत बड़े प्रमाण में आ रहे, और ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत है। और पहली दफ़ा इतने बरसों में देखा है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है वो FI से बढ़ गई है। ये मेरे हिसाब से ये पिछले जो 4-6 क्वार्टर में जो हुआ है, जो पिछले संवत से ये संवत तक, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड चेंज है। और ये जो ट्रेंड है ये अगले 5-10 साल में एक बहुत ही बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये हमें ध्यान रखना है। और तीसरी बात है कि जो इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस है, ये पिछले 1 साल के नहीं लगे, अगर आप पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल का डेटा देखिए, MSCI इंडिया जो है उसका जो एक आउट परफॉर्मेंस है वो पूरे विश्व में शायद US मार्केट के बाद शायद इंडिया का दूसरा क्रम आता है वहाँ पे, शायद दूसरा हो या तीसरा क्रम। तो ये जो है कई बरसों, कई दशक से चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि US इकोनॉमी एक बहुत मैच्योर इकोनॉमी हो गई है। इंडिया की अभी भी शुरुआत हुई, हम तो सिर्फ $2000 पर कैपिटा पे है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम 5, 10, 15 साल में $5000, $10,000 की पर कैपिटा होगी तो अर्थतंत्र, इकोनॉमी और हमारे मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है, वो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट समीर अरोड़ा से बात कर रहा था, वो डेटा दे रहे थे कि 15 साल में इंडियन मार्केट ने वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को भी आउट परफॉर्म किया है और डॉलर टर्म्स में भी S&P को और US मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो एक गर्व की बात है और ये आपको बता रहा है कि कैसे लॉन्ग टर्म में इक्विटी में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। देखिए 12-13% का कंपाउंडिंग 15 साल में बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट करता है। तो नीलेश, एक दो बड़े सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इंडिया में एक बुल मार्केट के साथ वो सिनोनिम हो गया है कि जब भी बुल मार्केट आती है फाइनेंशियल्स उसको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है खास तरीके से
जिस तरीके से ICICI बैंक, SBI, ये सब स्टॉक्स जो डोमेस्टिक पूरा इकोनॉमी को केटर करते हैं, उनमें जिस तरीके की तेज़ी आई है, आपको लग रहा है कि ये लीडरशिप पॉकेट यही रहने वाली है? ये जो लीडर्स हैं इनकी लीडरशिप पोजीशन बनाए रहेगी क्योंकि उनकी साइज इतनी बड़ी है और साइज के बहुत बेनिफिट्स है, खास करके ये सेक्टर, ये क्षेत्र में जो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन जो सराहनीय बात ये है कि जो सेकंड लेवल ऑफ बैंक्स है, अगर आप टॉप 3-4 बैंक को अगर साइड में रखें और बाकी जो बैंक्स हैं उनके जो पिछले 5-10 साल में जो उनके चैलेंजेस थे एसेट क्वालिटी को लेके या ग्रोथ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को जो है, या उनकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज क्रिएट करने में, ये सारी जो चैलेंजेस है अभी पीछे रह गई है। और आज की तारीख में इनकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत हो गई है, एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स थे वो पीछे रह गए हैं, उनके कासा रेशियोज वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। और उसके अलावा जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, आप सोचिए कि अभी भी जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है वो 16% है। तो कई बैंक्स के लिए 20 से 25% जो लोन ग्रोथ करना वो बहुत ही मुमकिन है, बहुत ही पॉसिबल है। और उसका जो इम्पैक्ट है उनके अर्निंग्स पे, उनके मुनाफे में, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है। तो जो बड़े बैंक्स हैं वो तो बड़े ही रहेंगे और मजबूत होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बैंक्स हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि उनके जो नतीजे हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो और भी अच्छा हो सकता है बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में। इस पे मैं एक्चुअली आपका फॉलोअप चाहता था, क्योंकि पिछले 6 महीने में आप मूव देखिए फेडरल बैंक में या सिटी यूनियन बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ज़बरदस्त मूव हो। ये IDFC फर्स्ट बैंक, ये सबके सब बैंक्स, इंडसइंड बैंक, 3 महीने में मेरे ख्याल 60 से 70% ये स्टॉक्स भागे हैं। नीलेश, वैल्यूएशन वाइज आप कह रहे हैं कि अभी भी इनमें स्कोप है? इनमें स्कोप है क्योंकि अभी भी ये सारी जो बैंक्स है ये शायद जो ट्रेलिंग बुक वैल्यू पे तकरीबन 1.5 टाइम्स के आसपास इनका वैल्यूएशन है, मे बी 1.5-1.75 का रेंज है। और अगर 20-25% इनकी ग्रोथ आती रहती है, जो हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल तक तो आएगी ये इस टाइप की ग्रोथ, तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जब वो होता है तब इनके वैल्यूएशंस भी और भी री-रेट होती है। तो बहुत संभव है कि बुक वैल्यू खुद एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो होगा, और अगर ये जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है जो 1.5 का 2.5 हुआ, तो जो रिटर्न्स जो आ सकते हैं इनके स्टॉक प्राइसेस पे वो और भी अच्छे आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नीलेश ने बोली। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स 10 या 15% से कंपाउंड होती है तो उसका स्टॉक क्यों 15-20% पे कंपाउंड हो जाता है? क्योंकि जो मार्केट उसको फिर वैल्यूएशन देता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो आप प्राइस टू बुक या प्राइस टू अर्निंग्स देते हैं, अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनता जाता है तो इसके लिए, इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो अपनी अर्निंग्स ग्रोथ का जो स्टॉक्स है उससे ज़्यादा कंपाउंड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट्स में। नीलेश, आपने एक IT सेक्टर को पिछले 3 दशक से देखा है, करीब करीब देखा है। इस समय जो चल रहा है IT में, ये जो बेयर मार्केट चल रही है, ये सिर्फ जो पिछले 3 साल में एक्सेसेस हो गए थे उसको अनवाइंड कर रहा है, या फिर ये एक तरीके से कुछ बता रहा है कि जो US में प्रॉब्लम है उसको लेके एक लंबी बेयर मार्केट आ सकती है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि जो एक्सेसेस हुए थे कैलेंडर ईयर 2021 में, जो काफ़ी एक्सेसेस हुए थे, वो एक्सेसेस का एक मानो के एक मीन रिवर्जन हो रहा है, एक करेक्शन सा हो रहा है। और ये एक्सेसेस क्यों हुई थी? 2 कारण है। पहली बात, इन सब कंपनीज के जो रेवेन्यू ग्रोथ था, जो टर्नओवर ग्रोथ था, वो हो रहा था क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग कर रही थी। हर कंपनी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना था, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करनी थी, इसीलिए जो उनके बजट्स पे ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं थे, वो खर्चा करने को तैयार थे, जिनका सीधा बेनिफिट हमारी IT कंपनीज को हो रहा था। दूसरा बड़ा जो बेनिफिट था, इनके मार्जिन्स काफ़ी एक्सपैंड हुए थे। कई कंपनियों के तो मतलब 200-300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, क्योंकि ट्रैवल का खर्चा नहीं था, डेवलपमेंट सेंटर्स बहुत थे, वर्क फ्रॉम होम था, वगैरह वगैरह। ये सारे जो अलग अलग कारण है उसकी वजह से मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे थे। और उसके चलते, और जब भी ग्रोथ आती है, जो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आती है, तो मार्केट हमेशा उसको एक्स्ट्रा वैल्यूएशन देता है, और वही एक्स्ट्रा वैल्यूएशन अभी करेक्ट हो रहा है क्योंकि मार्जिन्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, ग्रोथ नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये एक ऐसा पीरियड आएगा जो अगले मेरा ये मानना है कि तकरीबन 2 से 4 क्वार्टर का एक पीरियड आएगा जहां पे करेक्शन काफी हो चुका है, लेकिन ये सेक्टर जो है अभी कंसोलिडेशन में जाएगा।
ठीक है। तो 25 से 50% का प्राइस करेक्शन हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो मार्केट परफॉर्मर रहेगा अगले 2 से 4 क्वार्टर पे, और फिर वापस एक नए अपट्रेंड में तो आएगा। ये जो 2 से 4 क्वार्टर का पीरियड है नीलेश, इसमें ये जो एक वैल्यूएशन थी, हम इन्फोसिस की जब बात करते थे तो वो 17-18 टाइम्स पे ट्रेड करता था, टीसीएस थोड़ा ज़्यादा ट्रेड करता था, एक न्यू नॉर्मल बन गया था 30 टाइम्स, तब उससे वो वापस आ गया। तो अब ये कहाँ जाके आपको लग रहा है कि किस प्राइस पॉइंट पर रफली आकर सेटल करेगा इस कंसोलिडेशन के बाद? मेरा ऐसा मानना है कि 25 पी मल्टीपल जो है वो एक फेयर पी मल्टीपल माना जा सकता है। 30 एक्सेस है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वापस 18 या 20 पी मल्टीपल पे शायद नहीं आएंगे, अनलेस हमारे यहाँ कोई 2008 वाला सिचुएशन होता है, या 2020 वाला सिचुएशन होता है, या 2001 वाला सिचुएशन होता है। वो उसमें तो पूरी मार्केट करेक्ट होगी, 25 टाइम न्यू नॉर्मल लेकिन है। 25 मेरे हिसाब से बड़ी कंपनीज के लिए 25 एक न्यू नॉर्मल है। चलिए ठीक है, 25 न्यू नॉर्मल है, इसका मतलब है 18-20 ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अगर आ गया तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो आपको ध्यान रखना। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक हमारे इस खास स्टूडियो से, और मेरे साथ गेस्ट हैं नीलेश शाह एनविजन कैपिटल से, और काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं इंडिया में, और काफ़ी मल्टी बैगर्स इन्होंने चुने हैं पिछले 20-30 साल में, काफ़ी नाम कमाया, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पैसा बनाया ऑब्वियसली। तो नीलेश, हमने 2 बड़े सेक्टर्स की बात कर ली, बैंकिंग की और आईटी की। बैंकिंग में भी बुलिश हैं आप टियर 2 में खास तौर से, और आईटी में अब आप मान रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद शायद वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉकेट की जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी है, और वो है कंजम्पशन, चाहे डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन हो, ऑटोज़ वगैरह हो, या फिर जितने कि आप एफएमसीजी को भी अगर उस बास्केट में इंक्लूड करें, मैसिव तेज़ी है यहाँ पर। ये एनेक्डोटल एविडेंस देख के लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर, और वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? ये जो पॉकेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट है। मेरा मानना ऐसा है कि जो पूरे विश्व भर में ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो पॉकेट है, वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा नया वर्ग है वो तकरीबन जो 350 पौने 400 जो हम जेन जी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा है, और ये चाइना से भी बहुत बड़ा वर्ग है। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो चाइना में ऐसे 250 मिलियन ऐसे है, जबकि इंडिया में पौने 400 मिलियन है। तो ये जो वर्ग है ये बहुत बड़ा वर्ग है, ये वर्ग इंडिपेंडेंट है, ये वही वर्ग है जो रिटेल इन्वेस्टर की तरह मार्केट में आता है, और रिटेल मार्केट में कंज्यूमर की तरह जाता है, और खुद के डिसीजंस खुद लेता है। तो अभी ये एक ऐसा समय है कि जो अगले 10, 20, 30 साल तक ये जो पॉकेट है उसमें जबरदस्त वृद्धि आएगी। पिछले 30 साल में जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी थी वो थी कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब वो कंपनी जो सोप, शैम्पूज, चाय, कॉफी जो बेच रहे थे। जो अगला 10, 20, 30 साल है उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एरिया है, चाहे फैशन हो, एक्सेसरीज हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, प्रीमियम होम्स हो, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये जो पूरा जो सब पॉकेट्स है, हमें उसमें एक ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। और क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम जो हमारा $2000 पे है, जैसे जैसे ये पर कैपिटा डॉलर में जो वृद्धि आती है, तो ऐसी ही सब एरियाज़ में ये जो पैसा वही सब एरियाज़ में जाएगा। तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मेरे हिसाब से वृद्धि आएगी, और ये एक बहुत ही एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, और उसके ऊपर खास करके ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी मार्केट में करेक्शंस आए, इस टाइप की कंपनीज में निवेश करना चाहिए। कोई पॉकेट्स खास तौर से स्टॉक अगर आप नाम नहीं लेना चाहें तो भले ही ना लें, लेकिन कोई इंडिविजुअल पॉकेट्स इसी स्पेस में जिन पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पॉकेट है। हाँ, तो जो ऐसे लग रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, जो रेजिडेंशियल होम्स है, वहाँ पे वो सबसे अच्छा लग रहा है। और उसके कारण कई है कि पिछले 10 साल में ये जो पूरा सेक्टर था उसमें कहीं नहीं गया है। हाँ। बहुत सारी कंपनीज इसमें अब
बैलेंस शीट को संवार लिया है। पॉलिसी जो है रेगुलेटर आ गए हैं रेरा करके, तो इस सबसे बहुत बड़े सुधार आए हैं। और जो कंज्यूमर अभी है, जो जैसे स्टॉक मार्केट में कमाता है, जो जॉब्स में हाइक्स मिलती है, इंसेंटिव्स मिलता है, बोनसेस मिलता है, इसमें पार्क होता है। तो ये जो एक सेक्टर है रियल एस्टेट वाला सेक्टर, ये सबसे इसमें पॉजिटिव और अच्छा लग रहा है। एक तो ये है, और जो दूसरा वाला है वो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी लेके, ये एक अलग ही स्पेंडिंग का वेव आ रहा है। और जो एक कंज्यूमर उसको एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक जो अपॉर्चुनिटी था वो ओनरशिप वाला अपॉर्चुनिटी था, जो रियल एस्टेट वाला, और अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अनुभव वाला है, एक्सपीरियंस वाला है, लाइफस्टाइल वाला है। तो उसमें एक है जो होटल कंपनीज है। ज्यादा नहीं होगी नीलेश? इंडियन होटल्स में देख रहा था पिछले 6 महीने में शायद डबल हो गया करीब करीब। लेकिन अगर 15 साल से देखे तो इंडियन होटल्स में जो चाहे उस हिसाब से एप्रिसिएशन हुआ भी नहीं है। एक दूसरा कंपनी है जो हम ओन भी करते हैं, महिंद्रा हॉलीडेज करके, अगर आप देखो तो 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है। बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट रिवाइव हो रहा है और एक कंज्यूमर सेंटिमेंट एक नई ऊंचाई पे जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से इनके जो शेयर्स के प्राइसेस है वो नई ऊंचाई पे नहीं जाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। इसके अलावा जो फैशन है, अपैरल है, शूज है, ये सब जो सेगमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है। रियल एस्टेट में क्या ओन करते हैं आप नीलेश? हमारी ओनरशिप कोल्टे पाटिल में है। ये हम काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, और लेकिन पूना का जो रेजिडेंशियल मार्केट है वहां पे ये लीडर है। और हमारा ऐसा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में पूना की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी और सबसे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। और आज भी मतलब वहां पे 6,000-7,000 रुपया पर स्क्वायर फुट में घर बिकता है। काफी जबरदस्त है। और मुंबई से इतना करीब है, इतना बड़ा एजुकेशनल हब है, टेक्नोलॉजी का हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, कल्चरल हब है महाराष्ट्र का। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो एक ही संकेत दे रही है कि ये मार्केट आगे जाके बहुत बड़ी मार्केट होगी, और उसमें कोल्टे पाटिल जैसा प्लेयर है वो लीडर है, तो उसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, काफ़ी सही बात बोली नीलेश ने। पुणे में रियल एस्टेट प्राइसेस उस लेवल तक नहीं बढ़े हैं जो, और बॉम्बे की एकदम सैटेलाइट सिटी है, तो और एक्सप्रेस वे 3 घंटे का रास्ता है बॉम्बे पुणे का। तो ये कुछ स्टॉक्स जो नीलेश रेकमेंड कर रहे हैं, और रेकमेंड नहीं इनके पास हैं, ये आप अपने एडवाइज़र से भी पूछिए अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो। नीलेश, एक ऑटोमोबाइल स्पेस में कुछ अच्छा लगता है आपको? इस समय काफ़ी तेज़ी हुई है, टीवीएस मोटर में काफ़ी तेज़ी हुई है, ये सब बाकी के जितने स्टॉक्स हैं, अशोक लेलैंड में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है, महिंद्रा ऑल टाइम हाई पर है। इसमें से सबसे अच्छा हमें महिंद्रा लगता है। जो महिंद्रा जो है एक बहुत अरसे के बाद अब ये सिर्फ एक ट्रैक्टर कंपनी नहीं रह गई है। जो एसयूवीज़ है, जो अभी एक 50% प्लस एसयूवीज़ का मार्केट शेयर हो गया है, उसमें महिंद्रा की तकरीबन एक लीडरशिप पोजीशन उभर के आ रही है। इन्होंने कई इंटरेस्टिंग लॉन्चेस किए हैं, आगे जाके भी इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो इनका एक चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, लीडरशिप चेंज हुई है, और उसके बाद इनका जो एक पर्सपेक्टिव है कि कैसे हमें रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ाना है और कैपिटल एफिशिएंट होना है, जो पिछले 5-10 साल में एक महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ओवरऑल ग्रुप वाइज में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, बैलेंस शीट और भी मजबूत हो रही है, कैपिटल एलोकेशन और भी प्रूडेंट हो रहा है, और उसके अलावा बिजनेस में उनकी बहुत ही एक जबरदस्त पकड़ और एक प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो OEM सेगमेंट है उसमें सबसे अच्छा हमें महिंद्रा लग रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है। इसके अलावा जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि चाहे कोई भी मॉडल बिके, लेकिन जो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है उनका हमेशा उनको बेनिफिट होता है डोमेस्टिक डिमांड से, रिप्लेसमेंट मार्केट से और एक्सपोर्ट मार्केट से। तो वहाँ पे जो कई कंपनीज है जैसे कि गेब्रियल है, आपने सीवी का जिक्र किया, तो वहाँ पे जमुना ऑटो की एक बहुत ही अच्छी एक लीडरशिप पोजीशन है, एक कुछ पार्ट सप्लाई करने में सीवी मार्केट को। तो जो ऑटो कंपोनेंट जो क्षेत्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्षेत्र है, और अगले 2-3-4 साल में ऐसे लग रहा है मीडियम टर्म में कि ये जो ऑटो कंपोनेंट जो एक सब पॉकेट है ऑटो का, उसका प्रदर्शन शायद OEM से और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोज़ में M&M और एंसिलरी में गेब्रियल, जमुना ऑटो, ये कुछ शेयर हैं जिन पर नीलेश नज़र रख रहे हैं। फार्मा पे हमने बात नहीं की, आपने फार्मा को भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक किया है। ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, स्पेशली एक चीज़ जो दिख के आ रही है कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनी है नीलेश वो अच्छा कर रही हैं, या तो जो MNC कंपनियां जो इंडिया में हैं वो अच्छा कर रही हैं, जो सिप्ला जैसी कंपनियां हैं जिनका ज़्यादा डोमेस्टिक फोकस है वो अच्छा कर रही हैं, लेकिन US बेस्ड जो फार्मा कंपनियां हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं।
यहाँ पर क्या व्यू है आपका? जो यूएस रिलेटेड फार्मा कंपनीज हैं उनमें तो चैलेंजेस अभी भी बरकरार है। हालांकि एक दो जो कंपनी का आपने जिक्र किया जैसे सिप्ला, वो हमारे पोर्टफोलियो में है। उनका जो यूएस रिलेटेड जो पाइपलाइन है आगे चलते हुए बहुत ही बढ़िया पाइपलाइन है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि टाइमिंग। हो सकता है कि हमारा अनुमान हो 2 क्वार्टर में है, लेकिन वो चीज वो लॉन्च को 2 साल बच जाए, अगर डिले हो जाए तो डिले हो जाए। हाँ। वरना सिप्ला जो एक है वो एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड कंपनी है। इंडिया का पोर्टफोलियो मजबूत है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पोर्टफोलियो मजबूत है और यूएस का पोर्टफोलियो उनका ग्रोइंग पोर्टफोलियो है। तो सिप्ला सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी जो डोमेस्टिक कंपनीज है, आपकी बात सही है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस्ड है वो कंपनीज का आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। तो जो बड़ी कंपनीज है वो अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगी, जैसे कि सिप्ला है, वो अच्छा ही प्रदर्शन आता रहेगा। लेकिन जो इसके अलावा जो डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस्ड है, हमारा ऐसा मानना है कि यूएस के कंपैरिजन में इंडिया का मार्केट ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देगा और उसमें ऐसी कंपनीज पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो कोई डार्क हॉर्स सेक्टर या स्टॉक्स नीलेश जो इस साल देख सकते हैं निवेशक? जो हमारा मानना है कि समवत टू समवत डिफेंस सेक्टर जो है वो हमारा ऐसा मानना है कि बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ से भी और मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक समवत टू समवत फ्लेवर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये अगले आने वाले दशक के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि अगर हम सारी चीज देखें तो क्या है कि जियोपॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, जो एक सरकार का जो एक आत्मनिर्भरता का प्रयास है, जो इंडियनाइजेशन का थीम है, जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है, इन सारे में हमारी डिफेंस सेक्टर जो है वो एक बहुत ही बड़ी तैयारी कर चुकी है और एक समझो कि एक लॉन्च के लिए रेडी है। तो हालांकि जो शॉर्ट टर्म में कईयों के प्राइजेस अप्रिशिएट भी हुए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये एक शुरुआत है। डिफेंस की जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरा ऐसा मानना है कि जो आईटी में हमने 30 साल पहले देखी थी या जो ऑटो कंपोनेंट्स में 20 साल पहले देखी थी, डिफेंस में हो सकता है कि एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हमारे सामने उभर के आ रही है। ठीक है, चलिए शो का समाप्त करते हैं। इससे पहले नीलेश, मैंने शो के शुरू में कहा कि मैं आपको 20 साल से इंटरव्यू कर रहा हूँ और हर बार आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हैं, तो ये फिटनेस का राज क्या है? नहीं, और कोई मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ एक हो सके उतना डिसिप्लिन रहने की कोशिश करता हूँ, बस यही है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, और देखिए सब सिन गुड से दूर रहते हैं नीलेश, और सिर्फ ग्रीन टी जब भी हमारे स्टूडियो में आते हैं तो कब कुछ पूछते हैं इनसे तो शुगर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ग्रीन टी लेते हैं। नीलेश, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और स्टूडियो में आए और इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे स्टॉक्स पर आपने बात की। एक कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आपको कि इतने सारे स्टॉक्स की बात की हमने? हाँ, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए, ये मानना है कि ये हमारे पोर्टफोलियो में है या हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो आप जो भी अगर इनके ऊपर एक्शन करना चाहें आप अपने एडवाइज़र से पूछ के कीजिए। चलिए, धन्यवाद अनुज। चलिए, धन्यवाद नीलेश, और इसके साथ ही शो समाप्त करते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।